1956 में इनकी फिल्म आती है दुल्ला भट्टी, बादशाही राबता तू जामी में कबूतरा। वो इतनी मकबूल हुई फिल्म, उसने इतना बिजनेस किया कि इन्होंने फिर उस पैसे से जो है वो एवर स्टूडियो की बुनियाद रखी। यानी उस पैसे से, दुल्ला भट्टी के पैसे से जो है वो क्या है वो ये अपनी बुनियाद रखी जाती है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मिर्ज़ा उस्मान बेग। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। आज जिस शख्सियत से आपको मुतारफ़ करवाएंगे वो मुमताज़ फ़िल्म साज़ और एवर स्टूडियो के मालिक आगा जी गुल हैं। आगा जी गुल की शख्सियत और फ़न पर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद होंगे डॉक्टर एम इब्रार, जो कि लाहौर के इल्मी और अदबी हलकों में किसी भी तारुफ़ के मुहताज नहीं और पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री पर बड़ी वसी मालूमात रखते हैं, बड़ा वसी मुतालिया रखते हैं। उसके अलावा कह लें हफ्तावार लाहौर में इजलास भी करवाते रहते हैं, मुख्तलिफ तकरीबात की कंपेयरिंग भी करते हैं। तो डॉक्टर साहब से जानते हैं आगा जी गुल की शख्सियत और फ़न के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? जी अल्लाह की रहमत। डॉक्टर साहब, एवर स्टूडियो लाहौर की तारीख का एक कह लें वो हिस्सा है। 3-4 स्टूडियोज़ ही हमें देखने में मिलते हैं, शाह नूर स्टूडियो, एवर स्टूडियो, बारी स्टूडियो। उनमें कह लें कि एवर स्टूडियो की एक अलग ही पहचान है। तो मेरे नाज़रीन को आप आगा जी गुल के बारे में क्या बताएँगे? देखें, अभी आपने जो बात की है ना कि 3 स्टूडियोज़, इसमें एक और स्टूडियो भी था, एएम स्टूडियो, वो शफ़ाक मलिक का था। फिर एक और स्टूडियो भी था शबाब करानवी का। ये बुनियादी तौर पर ये सारे लोग जो हैं ये फ़िल्म साज़ थे। यानी जो हमारे थे बारी मलिक, वो भी फ़िल्म साज़ थे। ठीक है, यक्के वाली के पैसों से वो जो है स्टूडियो बना। फिर इसके अलावा जो है जो शफ़ाक मलिक एएम स्टूडियो के, वो भी फ़िल्म साज़ थे। और शौकत हुसैन रिज़वी, वो भी फ़िल्म साज़ थे। और फिर ये जो है हमारे आगा जी गुल, ये भी फ़िल्म साज़ थे। तो आगा जी गुल जो हैं वो 19 फरवरी 1913 को पेशावर में पैदा हुए थे। पेशावर आपको पता है कि वहीं दिलीप कुमार पैदा हुए, वहीं ये राज कपूर पैदा हुए। तो ये भी वो पेशावर में पैदा हुए और ये एक मतमवल घराना था, मालदार घराना था। तो फिर ये कारोबार की गर्ज से लाहौर आ जाते हैं। और लाहौर जो है जब बॉम्बे से या कलकत्ते से फिल्म इंडस्ट्री जो है लाहौर मुंतकिल होती है, तो उसमें 4 बड़े नाम हैं। उनमें एक नाम शौकत हुसैन रिजवी का है, एक नाम अनवर कमाल पाशा का है, एक नाम WZ अहमद का है और चौथा नाम जो है वो आगा जी गुल का है। तो जो इब्तदा में जो फ़िल्में बनती हैं, उनमें जो इब्तदाई फ़िल्मों में 1949 में इनकी मुंदरी फ़िल्म आई थी। मुंदरी में इलियास कश्मीरी हीरो थे और रागनी उनकी हीरोइन थी। वो फ़िल्म जो है वो अच्छी गई थी, फिर उसके बाद जो है ये इनका सिलसिला जो है वो जारी रहता है। और फिर 1954 में इनकी गुमनाम फ़िल्म आती है। फिर 1955 में इनकी फ़िल्म कातिल आती है। वो कातिल बड़ी मकबूल हुई थी, संतोष कुमार उसके हीरो थे। फिर 1956 में इनकी फ़िल्म आती है दुल्ला भट्टी, बादशाही राबता तू जामी में कबूतरा। वो इतनी मकबूल हुई फ़िल्म, उसने इतना बिज़नेस किया कि इन्होंने फिर उस पैसे से जो है वो एवर स्टूडियो की बुनियाद रखी। यानी उस पैसे से, दुल्ला भट्टी के पैसे से जो है वो क्या है वो ये अपनी बुनियाद रखी जाती है। अब आप ये देखें कि आगा जी गुल जो हैं एक ऐसे प्रोड्यूसर हैं कि इब्तदाई फ़िल्मों में उनकी फ़िल्म है ये मुंदरी, और पाकिस्तान की जो पहली जुज़वी रंगीन फ़िल्म है अज़रा, वो भी उनकी है। फिर पाकिस्तान की जो पहली रंगीन फ़िल्म है नायला, वो भी इनकी है। और इन्होंने बहुत सारे जो आर्टिस्ट थे उनको इंट्रोड्यूस करवाया है। जिस तरह अदाकार हबीब, अदाकार हबीब जो है वो लखते जिगर में उनको इन्होंने मुतारफ़ करवाया है 1956 में। फिर अदाकार हबीब को ये पंजाबी फ़िल्मों में भी लेकर आए। 1963 में मौज मेला फ़िल्म थी, उसमें जो है वो क्या है हबीब साहब को ये पहली दफ़ा पंजाबी फ़िल्म में ये आगा जी गुल लेकर आए। और आगा जी गुल जो है वो वक्त के साथ साथ जो है वो चलते रहते हैं। फिर इनके 2 बेटे जो हैं वो बड़े होनहार साबित हुए, शहजाद गुल और सजाद गुल। शहजाद गुल और सजाद गुल ने इनका बड़ा साथ दिया स्टूडियो की मैनेजमेंट में या फिल्मों की प्रोडक्शन में, इनका जो है बड़ा साथ दिया। और मैं ये समझता हूँ कि जो जो फिल्में हैं मुंदरी और
इसके अलावा जो जुज़वी फ़िल्म अज़रा, ठीक है, जाने बहारां, रश्क चमन, सलीम रज़ा का जो है वो गाना कितना मकबूल हुआ। फिर उससे पहले 1962 में इनकी फ़िल्म कैदी आती है, ठीक है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, उसमें शमीम आरा का बड़ा शानदार किरदार था। फिर जो है ये समझ लें जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये सिलसिला चलता रहता है। फिर डाची फ़िल्म इनकी बड़ी मकबूल हुई थी। डाची फ़िल्म में मसूद राना का जो गाना है वो आज भी लोगों को याद है, टांगे वाला खैर मांगदा। तो ये उर्दू फ़िल्में भी बनाते रहे, पंजाबी फ़िल्में भी बनाते रहे, ये दौर के साथ चलते रहे। वो मुसाबकत का दौर था, कंपटीशन का दौर था। वो जिस भी ये कंपटीशन में पढ़ते थे, उस कंपटीशन में ये सुरखरू होते थे। और फिर ये 70s में भी इनकी फ़िल्में जो हैं वो बड़ी मकबूल हुई। इस्लाम मोहब्बत इनकी फ़िल्म जो है वो बड़ी मकबूल हुई। फिर ये जो है वो 1982 में हसन तारक को ये लेकर जो है वो एक फ़िल्म बनाते हैं, संग दिल। उसमें नदीम का डबल रोल था और उसमें नाज़िया हसन के गाने भी इन्होंने शामिल किए थे। यानी वो वक्त जो था, ठीक है, वो वक्त के मुताबिक ये चलते थे। उसमें बाबरा शरीफ का बड़ा अच्छा काम था। तो ये फिर उनकी ज़िंदगी की आखिरी फिल्म थी। और फिर उसके बाद जो है वो 6 सितंबर 1983 में इनका इंतकाल हो जाता है। और फिर इनके जो काम, जैसा मैंने कहा, इनकी ज़िंदगी में ही इनके दो बेटे जो हैं वो इनका साथ देते रहे। फिर उसके बाद जो है वो इनके दोनों बेटे, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्म बनाई। और जो अदारा इनका तकसीम कार जो अदारा है, एवेन्यू पिक्चर्स, वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल अदारा था, वो सबसे मजबूत अदारा था। और कहा जाता था कि एवेन्यू पिक्चर्स से जो फिल्म निकलती है वो सुपर हिट हो जाती है। तो इनका रिकॉर्ड भी बड़ा अच्छा था। तो मैं ये समझता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो आगा जिए गुल, फिर उनके जो बेटे हैं, उनकी जो खिदमात हैं वो सुनहरी हरूफ से लिखने के काबिल हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी इनकी बनाई हुई पसंदीदा फ़िल्म कौन-सी है? मुझे नायला फ़िल्म जो है वो बड़ी अच्छी लगी कि नायला में शमीम आरा का जो है वो क्या है, वो बड़ा अच्छा काम था। और नायला का जो है वो म्यूज़िक भी बड़ा मकबूल हुआ। गमे दिल को इन आँखों से, ये कितना ज़बरदस्त गाना था जो वो मकबूल हुआ। फिर इनकी जो फ़िल्म थी, जो भी फ़िल्म आती थी ना, उसका म्यूज़िक बड़ा हिट होता था। उसकी कहानी मज़बूत तो होती थी, उसकी किरदारनिगारी तो मज़बूत होती थी, लेकिन ये म्यूज़िक की तरफ जो है वो बड़ी तवज्जो देते थे। और इसीलिए आप ये देखें कि इनकी फ़िल्में जो हैं वो बड़ी शानदार हैं। डॉक्टर साहब, आखिर में आप कोई भी मैसेज, कोई बात करना चाहें? बात यही है कि ये वो लोग हैं मिर्ज़ा साहब, जिन्होंने बुनियादें रखी इंडस्ट्री की। और देखें कि ये 1956 में बनने वाला स्टूडियो आज भी हमारा इस वक्त जो है वो सबसे अच्छा स्टूडियो है, एवेन्यू स्टूडियो। वो उसके अंदर टेक्नीशियन बड़े अच्छे हैं, उसके फ्लोर बड़े अच्छे हैं, उसका इंतज़ाम बड़ा अच्छा है। आरफ नजमी जो हैं वो उसके मैनेजर रहे। आजकल जो है वो जेड ए जुल्फ़ी हमारे एक एडिटर हैं फिल्म के, वो मैनेजर हैं। तो अब आप ये देखें कि ये आरफ नजमी का बड़ा किरदार रहा। इस वक्त जो है वो जो जेड ए जुल्फ़ी हैं उनका बड़ा किरदार है। तो एक मोहम्मद हुसैन साहब हुआ करते थे, वो भी जो है वो इनकी एवेन्यू पिक्चर्स जो है वो देखा करते थे। तो इन्होंने ना बड़े अच्छे लोगों का इंतखाब किया और इसीलिए इनको कामयाबियाँ मिलती रहीं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब ने जैसे बात की, और मैं जो हर वीडियो में हम लोग बात जो करते हैं, ये वो शख्सियत हैं जिनके ऊपर कई वीडियोज़ भी बनाए जाएँ। कमी अगर खाली एवेन्यू स्टूडियो की तारीख की बात की जाए, वहाँ पर होने वाली पिक्चर्स और बाकी चीज़ों की अगर बात की जाए, तो उसके लिए कह लें कई प्रोग्राम चाहिए होंगे। फिर अभी जो जितने किरदारों की बात की मेरे ज़हन में आ रहा था, एक तो चलें बताते भी जाते हैं, दुल्ला भट्टी की आपने ज़िक्र किया, तो करीब ही उनकी कब्र जो है वो वाक़या है। असल मकसद हमारा यही होता है कि जितने भी पुराने हीरोज़ हैं, चाहे वो कोई भी आज जैसे जो शख्सियत थी वो फ़िल्म साज़ थे और एवेन्यू स्टूडियो के मालिक थे। इसी तरह जितनी भी शख्सियत हैं, चाहे उनका किसी भी शोबे से ताल्लुक है, असल मकसद यही है कि नौजवान नस्ल को इनसे मुतारफ़ करवाया जाए। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से लाज़मी आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग और डॉक्टर एम इब्रार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।